अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 की फिज़िक्स का चैप्टर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का टॉपिक 4.1 एंड 4.2। टॉपिक 4.1 है हमारे पास लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन से होते हैं? ये लाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन आपकी बुक में। लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन। ये ऐसे फोर्सेस होते हैं जो आपस में पैरेलल हों और इनका डायरेक्शन जो है वो सेम हो। All these forces are applied in the same direction, so these are all parallel to each other. अब इन forces को एक ही सेम डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है, इसलिए ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। Such forces which are parallel to each other are called parallel forces. अब ये पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन है। ऐसे फोर्सेस जो आपस में पैरेलल हों उन्हें पैरेलल फोर्सेस कहा जाता है। फिगर 4.3 शोज अ बैग विद एप्पल्स इन इट। आपकी बुक में ये एक फिगर 4.3 है जिसके अंदर एप्पल्स हैं। द वेट ऑफ ईच एप्पल, वेट ऑफ द बैग इज ड्यू टू द वेट ऑफ ऑल द एप्पल्स इन इट। अब इस पूरे बैग का वेट किस वजह से है? क्योंकि ये सारे एप्पल्स अपना एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो इनको नीचे पुल कर रहा है। Since the weight of every apple in the bag is the force of gravity acting on it vertically downwards, अब जैसा कि हर एक एप्पल का वेट वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो एक एप्पल पे डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। Therefore, weights of apples are the parallel forces. तो इन एप्पल्स के जो वेट्स हैं ये पैरेलल फोर्सेस हैं क्योंकि ये डाउनवर्ड एक्ट करवा रहे हैं, यानी सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ये आपस में पैरेलल होंगे। All these forces are acting in the same direction, ये सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। Such forces are called like parallel forces. इस तरह के फोर्सेस को लाइक पैरेलल फोर्सेस कहा जाता है और ये आपके पास एक एग्जाम्पल थी। अब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस देखते हैं। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल बट हैव डायरेक्शंस ऑपोजिट टू ईच अदर। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो आपस में पैरेलल होते हैं लेकिन इनके डायरेक्शंस ऑपोजिट होते हैं, यानी सेम डायरेक्शन नहीं होता। अब हमारे पास एग्जांपल है इन फिगर 4.4a, एन एप्पल इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग। हमारे पास एक एप्पल जो है ये एक स्ट्रिंग से सस्पेंड किया जाता है, नीचे लटकाया जाता है। द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड ड्यू टू द वेट ऑफ द एप्पल। तो ये जो स्ट्रिंग है ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है एप्पल के वेट की वजह से। एप्पल का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एप्पल का कोई वेट है वो स्ट्रिंग को नीचे की तरफ पुल करेगा, स्ट्रिंग जो है उसकी वजह से स्ट्रेच्ड हो जाएगा। The forces acting on it are weight of the apple acting vertically downwards and tension in the string pulling it vertically upwards. The two forces are parallel but opposite to each other. These forces are called unlike parallel forces. तो इस सिस्टम पे जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो है वेट ऑफ द एप्पल जो डाउनवर्ड एक्ट करता है और टेंशन जो स्ट्रिंग की अपवर्ड एक्ट कर रही है क्योंकि स्ट्रिंग स्ट्रेच हो गया है। और ये दोनों फोर्सेस अब आपस में पैरेलल हैं लेकिन इनका डायरेक्शन ऑपोजिट है। टेंशन का डायरेक्शन अपवर्ड है जबकि वेट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसलिए इन फोर्सेस को कहा जाएगा अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। फिगर 4.4b में फोर्सेस F1 एंड F2 आर ऑल्सो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बिकॉज दे आर पैरेलल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर। अब ये 4.4b जो फिगर है इसमें भी ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगे क्योंकि ये आपस में पैरेलल हैं दोनों फोर्सेस और इसकी डायरेक्शन लेकिन डाउनवर्ड है, इसकी अपवर्ड डायरेक्शन बस इनकी ऑपोजिट है, इस वजह से ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगे। बट F1 एंड F2 आर नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन एंड हेंस दे आर कैपेबल टू रोटेट द बॉडी। लेकिन F1 और F2 सेम लाइन पे एक्ट नहीं कर रहे, यानी टेंशन जहाँ पे एक्ट कर रही थी उसके साथ ही नीचे वेट एक्ट कर रहा था, ऑपोजिट डायरेक्शन भी था और ये आपस में पैरेलल भी थे। यहाँ पे भी ये आपस में पैरेलल हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन है लेकिन सेम लाइन नहीं, यानी यहाँ पे अगर F1 है तो यहीं पे F2 नहीं, F2 कहीं और पर एक्ट कर रहा है और इस वजह से ये कैपेबल हैं कि ये इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर पाएँ, इसकी डायरेक्शन को ये टर्न कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे F1 की डायरेक्शन में रोटेट होगी यानी एंटी क्लॉकवाइज। अब हम देखते हैं टॉपिक 4.2 जो है एडिशन ऑफ फोर्सेस।
फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आप यूनिट 2 में पढ़ चुके हैं। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है। मैग्नीट्यूड तो बताती है कि कितने मीटर है, यानी अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो कितने मीटर है ये बताएगी, लेकिन साथ ये भी बताएगी किस डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो इस तरह जो है फोर्स ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को डिस्क्राइब करता है। इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देयरफॉर फोर्सेस आर नॉट एडेड बाय ऑर्डिनरी अरिथमेटिक रूल्स। इस वजह से फोर्सेस को ऑर्डिनरी अरिथमेटिकल रूल्स यानी जो सिंपल मैथ रूल्स हैं उनसे ऐड नहीं किया जा सकता, क्योंकि डायरेक्शन भी होता है इसमें, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता। अगर खाली मैग्नीट्यूड होता तो हम ऑर्डिनरी अरिथमेटिकल रूल्स से फोर्सेस को ऐड कर पाते। When forces are added, we get a resultant force. जब फोर्सेस को ऐड किया जाता है तो हमारे पास जो आंसर आता है वो एक रिजल्टेंट फोर्स होता है। रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन है, a resultant force is a single force that has the same effect as the combined effect of all those forces to be added. अगर हमारे पास कोई 3-4 फोर्सेस हैं ऐड करने के लिए, अब सपोज कर लेते हैं 3 फोर्सेस हैं जिनको हमने ऐड करना है। अब अगर हम उन 3 फोर्सेस को ऐड करके एक आंसर आता है हमारे पास, एक रिजल्टेंट फोर्स आता है, तो एक रिजल्टेंट फोर्स वो सिंगल फोर्स होगा जो अगर हम उन तीनों फोर्सेस को इकट्ठे कंबाइन करेंगे और उनका जो इफेक्ट होगा वो इस रिजल्टेंट फोर्स का होगा। यानी 3 फोर्सेस आपस में अगर हम उनको कंबाइन करते हैं और उनका कोई इफेक्ट आता है तो ये एक रिजल्टेंट फोर्स जो है ये एक सिंगल फोर्स होगा। वो 3 फोर्सेस थे और उनका कोई इफेक्ट था, ये एक सिंगल फोर्स होगा, लेकिन इसका इफेक्ट उन 3 फोर्सेस के बराबर होगा। इस तरह से ये मैंने बस आपको एक एग्जांपल दी है। ये रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन है। आगे हमारे पास लिखा है वन ऑफ द मेथड्स फॉर द एडिशन ऑफ फोर्सेस इज अ ग्राफिकल मेथड। फोर्सेस की एडिशन के लिए एक मेथड है ग्राफिकल मेथड, यानी हम डायग्राम से, ग्राफ से उसको ऐड कर सकते हैं। इन दिस मेथड फोर्सेस कैन बी एडिड बाय हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। इस मेथड में फोर्सेस को ऐड किया जा सकता है वेक्टर एडिशन की हेड टू टेल रूल से। हेड टू टेल रूल क्या है ये हम आगे देखते हैं। हेड टू टेल रूल, अब हमारे पास एक फिगर 4.5 आपकी बुक में गिवन है, शोज अ ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम देखते हैं कि ए जो है ये एक वेक्टर है, ठीक है। हम वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं। ये ए एक वेक्टर है क्योंकि ये डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। ये ए की डायरेक्शन है। ये जो है ये बस हमने डायरेक्शनल स्केल यहाँ पे गिवन है, इसका कोई लेना देना नहीं इस सबसे, बस डायरेक्शनल स्केल है कि ए जो है ये ईस्ट में है इसका डायरेक्शन, फिर बी जो है ये नॉर्थ वेस्ट है इसका डायरेक्शन। तो अब हम कैसे करते हैं हेड टू टेल रूल। पहला पॉइंट है फर्स्ट सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल। आपने एक स्केल सेलेक्ट कर लेना है कि 1 मीटर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर से, या आप 2 मीटर को 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह का एक स्केल आपने सिलेक्ट कर लेना है, मतलब खुद से आपने बताना है कि आप किससे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर आप उसको ड्रॉ करेंगे उसके मुताबिक। देन ड्रॉ द वेक्टर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। तो फिर जो वेक्टर्स हैं उन सारे फोर्सेस के वेक्टर्स को आप ड्रा करें उस स्केल के मुताबिक कि आप 2 मीटर को 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या जिससे भी उस स्केल के मुताबिक आप अब उन फोर्सेस के वेक्टर्स को ड्रॉ करें, सच एज वेक्टर्स ए एंड बी, जैसे कि वेक्टर्स ए एंड बी होंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल है आपके पास, टेक एनी वन ऑफ द वेक्टर्स एज फर्स्ट वेक्टर। एग्जाम्पल वेक्टर ए, इन दोनों में से किसी भी वेक्टर को आप वेक्टर 1 वेक्टर कंसीडर कर लें, यानी फर्स्ट वेक्टर कंसीडर कर लें। हम कंसीडर कर लेते हैं वेक्टर ए जो है फर्स्ट वेक्टर है। तो फिर देन ड्रॉ द नेक्स्ट वेक्टर बी सच दैट इट्स टेल कोइंसाइड्स विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ए। ये जो एरो वाला पार्ट है इसको हम कहेंगे हेड, और जो विदाउट एरो पार्ट है उसको हम कहेंगे टेल। तो अब हमने क्या करना है, अगर हमने ए ड्रॉ किया और उसे अज्यूम कर लिया ये फर्स्ट वेक्टर है, तो वेक्टर बी को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि उसकी टेल जो है फर्स्ट वेक्टर यानी ए के हेड पे ज्वाइन करती हो। तो ये हमारे पास 2 वेक्टर्स इस तरह से ज्वाइन होंगे। हेड टू टेल रूल ये, यानी पहले वेक्टर के हेड से आप दूसरे वेक्टर की टेल से ड्रॉ करना शुरू करेंगे। पहला वेक्टर आपने बनाया, फिर दूसरे वेक्टर को अगर आपने बनाना है तो उसकी टेल पहले वेक्टर के हेड से ज्वाइन करेंगे।
सिमिलरली ड्रॉ द नेक्स्ट वेक्टर फॉर द थर्ड फोर्स इफ एनी। अब यहाँ पे ए और बी थे हमारे पास, लेकिन अगर आपके पास थर्ड फोर्स कोई सी है तो आप उसका भी इसी तरह आगे से ज्वाइन कर देंगे, यानी यहाँ पे उसकी टेल आएगी और उसको आगे से आप ज्वाइन कर देंगे जिस तरह उसका डायरेक्शन होगा, अगर वो है विद इट्स टेल कोइंसाइडिंग विद द हेड ऑफ द प्रीवियस वेक्टर, यानी जो नया वेक्टर आपने ड्रा करना है उसकी टेल पिछले वेक्टर के हेड से कोइंसाइड करती हो, एंड सो ऑन। और जितने भी आपके पास वेक्टर्स हैं आप उनको इस तरह ड्रॉ करते जाएं और रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास किस तरह आएगा। नाउ ड्रॉ अ वेक्टर आर सच दैट इट्स टेल इज एट द टेल ऑफ वेक्टर ए। अब इसको इस तरह से हमने ड्रॉ करना है कि इसकी टेल जो है पहले वेक्टर की टेल के साथ कोइंसाइड हो। वेक्टर आर की टेल इज एट वेक्टर ए, so the first vector while its head is at the head of vector b, the last vector, जबकि उसका हेड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ मिलता हो जो कि यहाँ पे वेक्टर b है। तो ये हमारे पास r जो है रिप्रेजेंट करते हैं रिजल्टेंट फोर्स को मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। जो इसका डायरेक्शन आपके पास आएगा वही आंसर होगा, डायरेक्शन भी यानी वो सही डायरेक्शन होगा। और इसको जब आप मेजर कर लेंगे तो अपने स्केल के मुताबिक आप उसको कन्वर्ट करके बता सकेंगे कि अगर आपके पास ये आ रहा है फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर का आया है आर, तो आप 3/2 करेंगे। अगर आपने 2 मीटर का डिस्टेंस रखा है 1 सेंटीमीटर को तो आप कहेंगे 6 मीटर की बात हुई है, 6 मीटर आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर ने दिया रिजल्ट। तो यहाँ पे है वेक्टर आर रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट फोर्स कम्प्लीटली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। It should be noted that head to tail rule can be used to add any number of forces. Head to tail rule किसी भी नंबर ऑफ फोर्सेस को ऐड कर सकता है। 3 वेक्टर्स हैं, 4 वेक्टर्स हैं, जितने भी हैं उनको ऐड किया जा सकता है। बस एंड पे इस तरह हम एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे और रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करने का क्या तरीका है कि वो फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ उसकी टेल हो और लास्ट वेक्टर के हेड के साथ उसका हेड हो। The vector representing resultant force gives the magnitude and direction of the resultant force. जो वेक्टर रिजल्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट करता है वो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें दोनों देता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 4.1 है आपकी बुक की, इसको भी हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल 4.1 है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस 12 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब आपके पास एक फोर्स गिवन है, ठीक है, 12 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो आप ये फोर्स 1 बना लेंगे, एक्स एक्सिस ये होता है, यानी इस तरह से इसकी डायरेक्शन इधर होगी। तो इस तरह से अब 12 न्यूटन हमने एक स्केल बाद में कंसीडर करना है, ये मैं आपको बताती हूँ किस तरह। 8 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। 8 न्यूटन यानी F2 आपके पास इस तरह का वेक्टर हो जो 45 डिग्री की एंगल बनाता हो एक्स एक्सिस के साथ, और 8 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक 8 न्यूटन का वेक्टर हो आपके पास। सोल्यूशन है आपके पास F1 12 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, F2 8 न्यूटन अलॉन्ग 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड F3 8 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस। स्केल, अब इन्होंने क्या स्केल लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। इन्होंने स्केल लिया 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करे 2 न्यूटन को, आप 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करें 1 न्यूटन को या 3 न्यूटन को या 4 न्यूटन को, किसी भी तरह का स्केल ले सकते हैं, लेकिन आपको फिर उसके मुताबिक रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। अगर 1 सेंटीमीटर को हमने 2 न्यूटन के इक्वल लिया है तो हम क्या करते हैं, अब पहली स्टेप है रिप्रेजेंट द फोर्सेस बाय फैक्टर्स F1, F2 एंड F3 अकॉर्डिंग टू द स्केल इन द गिवन डायरेक्शन। कि इन सब फोर्सेस को हम इनके डायरेक्शन के मुताबिक ड्रॉ कर लें। F1 का डायरेक्शन ये था, F2 ये था और F3 ये था। नंबर 2 है हमारे पास अरेंज दिस फोर्सेस F1, F2 एंड F3। इनको अरेंज करें। द टेल ऑफ द फोर्स F2 coincides with the head of the force at point B as shown in the figure। अब क्या होगा, ये एक वेक्टर था F1 आपके पास, ठीक है, इसकी अगर टेल को हमने कह दिया A और इसके हेड को हमने कह दिया B। दूसरा वेक्टर अगर F2 इसके साथ हमने ज्वाइन करना है तो उसकी टेल कोइंसाइड करनी चाहिए F1 के हेड के साथ। तो F2 की टेल कोइंसाइड करे F1 के हेड के साथ। फिर तीसरा वेक्टर F3 ज्वाइन करना है तो उसकी टेल कोइंसाइड करे F2 के हेड के साथ। अब जब सारे वेक्टर्स आपस में जो हमारे पास गिवन है F1, F2, F3 ये ज्वाइन हो जाएं तो हमने क्या करना है कि हमने एक जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो होगा कि A के साथ ही उसकी टेल हो और D के साथ उसका हेड हो, यानी A को D से ज्वाइन कर देंगे हम, और जो हमारे पास आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा और उसका हेड हमने D के साथ ही ड्रॉ करना है। अरेंज दिस फोर्सेस, इनको अरेंज किया।
Similarly, the tail of force F3 coincides with the head of the force F2 at point C. और यहाँ पे अब हमने कहा कि ये पॉइंट A है, ये B, ये C, यानी F3 का जो टेल है वो F2 के हेड से पॉइंट C पे ज्वाइन होती है. अब हम कहते हैं ज्वाइन पॉइंट A, द टेल ऑफ द फोर्स F1 एंड पॉइंट D, द हेड ऑफ द फोर्स F3. लेट AD रिप्रेजेंट्स फोर्स F. हम A जो टेल है F1 की उसको ज्वाइन कर देंगे पॉइंट D से जो कि हेड है F3 का, और AD रिप्रेजेंट करेगा हमें फोर्स F. ये फोर्स F हमारे पास है रिजल्टेंट. अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, फोर्स F रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट फोर्स. हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये फोर्स हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है. मेजर AD एंड मल्टीप्लाई इट बाय 2 न्यूटन सेंटीमीटर, 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर. अभी उन्होंने किस तरह किया, हमारे पास ये जो आएगा AD की जो भी लेंथ आएगी उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है, क्योंकि हमने कहा था 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन है, तो सेंटीमीटर को न्यूटन में लाने के लिए हमें उसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अच्छा, अब हमने ये किस तरह ड्रॉ किए थे वेक्टर्स, ये मैं ज़रा बता दूँ. ए बी की लेंथ हमारे पास थी कि ये हमारे पास 12 न्यूटन है, और अगर हमने स्केल लिया 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 2 न्यूटन, तो यानी ए बी जो लेंथ आपने ड्रॉ करनी है जब, तो इसको 6 सेंटीमीटर का आप ड्रॉ करेंगे और फिर इसे लिखेंगे F1. ए बी को आप 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे. इसी तरह 8 न्यूटन वाले को आप ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर, और ये आपके पास होगा 6 सेंटीमीटर, फिर ये 4 सेंटीमीटर, फिर ये 4 सेंटीमीटर, और जो आपके पास आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, क्योंकि वो आंसर तो सेंटीमीटर में आया है. जब मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो वो हमारे पास न्यूटन में बता देगा कितना फोर्स है. द स्केल टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स F, मेजर द एंगल DAB. अब एंगल DAB यानी एंगल A जो पहले वेक्टर के साथ एंगल बनती है उसे हम मेजर करेंगे यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर which the force F makes with x axis. जो फोर्स F x axis के साथ बनाता है, यानी ये रिजल्टेंट फोर्स जो x axis के साथ बना रहा है. फोर्स F1 तो x axis पे था, इसके साथ जो एंगल बनाई रिजल्टेंट फोर्स ने इसको हमने मेजर किया. दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स. अब ये एंगल जो है डायरेक्शन दे देगी रिजल्टेंट फोर्स का, यानी 37 डिग्री अगर हमारे पास आया है तो हम ये कह सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स इज़ F अलॉन्ग 37 डिग्री एक्स एक्सिस. जैसे यहाँ पे था हमारे पास F2 8 न्यूटन अलॉन्ग 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो ये 37 डिग्री है. और इसको आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, उम्मीद है आपको आ जाएगा. अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट से ज़रूर पूछिएगा.